नमस्कार। देश की बात में आपका स्वागत है। दिवाली आ चुकी है और इसके बाद छठ पूजा है। इस दौरान यूपी और बिहार के लाखों लोग अपने घर जाते हैं त्यौहार मनाने। दिल्ली, मुंबई, पंजाब या दक्षिण भारत में काम कर रहे इन लोगों के लिए सबसे अच्छा साधन है ट्रेनें। तो हर साल ये देखने में आता है कि ट्रेनों में कितनी भीड़ है। अक्सर भीड़ की वजह से स्टेशन पर भगदड़ भी मच जाती है। हर साल की तरह रेलवे दावे कर रहा है कि स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक विशेष ट्रेनें चलेंगी। 7,000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलेंगी। क्या असर दिख रहा है यात्राओं पर, देखेंगे आगे हम इस कार्यक्रम में। तो ट्रेनों में हालात कैसे हैं, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी दिल्ली से श्रमजीवी एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास के डब्बे में चढ़े। ये ट्रेन नई दिल्ली से बिहार के राजगीर जाती है। ट्रेन के अंदर क्या हालात हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। दीपावली और उसके बाद में छठ पूजा और इसी के वजह से देश के अलग अलग रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। हालांकि सरकार का ये दावा है कि दीपावली के मद्देनज़र उसने 200 से ज़्यादा जो विशेष स्पेशल ट्रेनें हैं उसको चलाया है ताकि भीड़ कम हो। लेकिन उसके बावजूद तमाम सारी ऐसी ट्रेनें हैं जहाँ पर लोगों की शिकायत है कि या तो टिकट नहीं मिलता है या फिर टिकट मिलता है तो वेटिंग में मिलता है, और अगर वेटिंग में मिलता है तो इस तरीके से चालान कटता है। तो लोगों की दिक्कत यह है कि उनको त्यौहार में घर भी जाना है और उन्हें सीट भी नहीं मिल पा रही है। तो इसकी वजह से जो है वो तमाम सारे चालान काटने की जो टीम है रेलवे की वो लगाई गई है। ये आप देखिए लगातार जो है वो चालान कट रहा है। कितने, आपको कहाँ जाना है? बिहार। तो टिकट मिला कि नहीं मिला था? नहीं मिला। क्यों? बरसात नहीं, टिकट कट रहा। 3 दिन मम्मी गेट कर दिया है। टिकट कटाने के चक्कर में 3-4 दिन हो गया, पहुंच नहीं पा रहा। अच्छा, तो कई बार से मतलब ऐसा ही हो रहा है कि टिकट नहीं मिल रहा है? नहीं, टिकट तो हमेशा टिकट से जाते हैं सर, लेकिन अभी अच्छा। मम्मी गेट कर दिया है तो जल्दबाजी में टिकट कटाने नहीं मिला है तो जा रहे हैं। अच्छा, कितने लोग हैं आप लोग? बस 2 माई बेटा। 2 लोग हैं। हाँ। तो अभी चालान वो कट रहा है, जुर्माना कितना ले रहे हैं? 1600 रुपये, 1400 रुपये बोल के 1600 रुपये। ट्रेन ना इन लोगों को 1-2 और निकालनी चाहिए थी। जो बाकी यात्रा है वो सब क्या करेंगे? मैंने भी 1400 रुपये दे के मैंने वो करवाया टिकट। एक आदमी का 1400, वो भी स्लीपर में। कैसे? ऑफलाइन मतलब किसी से कांटेक्ट करवा के। क्यों? क्योंकि सीट नहीं मिल रही थी। तत्काल करवाने जाओ तो इतनी भीड़ कि 2-2 दिन तक लाइन लगवानी पड़ती थी। इमरजेंसी में इंसान क्या करेगा? सरकार कर देता है लेकिन उसका आगे का वो नहीं सोचता है। लेकिन 1600 रुपये दिया है। मैंने 1400 रुपये दिया है एक टिकट का, वो भी स्लीपर का। पहले स्लीपर भी ज़्यादा रहती थी, अब ये सरकार ने स्लीपर कम करके थर्ड एसी कर दिया है, एक्स्ट्रा तो थर्ड एसी कर दिया, इसलिए कि और आम पब्लिक फीस रहे हैं उसमें। तो आप लोग क्यों नहीं जाते हैं एसी में? बढ़िया। अरे भैया, तो एसी में हम होंगे उस लायक तब न चलेंगे एसी में। आप जब बोल रहे हैं कि श्रमजीवी, श्रम करने वाले, तो श्रम करने वाले एसी लायक थोड़े हैं। अच्छा, वो तो जनरल लायक है, तो जनरल में भी देखिए क्या तो जो स्थिति बात है। आपको समझ में आ रही है, क्या सरकार नहीं जानती होगी कि इसमें कौन से सबसे ज्यादा लोग अरे चलते वो हैं? जानती तो आप ये गरीब के बारे में वो सोचती नहीं। गरीबी के बारे में कोई सोचने वाला नहीं। कितना टिकट कितना है इसका? इसका टिकट है 500 रुपया। और तत्काल में? तत्काल में मैं तो 1500 का टिकट लेके गया हूँ। 1500? एजेंट से देकर टिकट लिया हूँ। अच्छा, 1500 रुपये का। लेकिन स्पेशल ट्रेनें बहुत चलाई गई, विशेष ट्रेनों में नहीं ट्राई किया? स्पेशल ट्रेन का कोई लेट है, कोई पता नहीं चलता है कि ट्रेन चल रहा है नहीं चल रहा है स्पेशल वाला। और बस ये है कि घर जाना है, बस यही है। और लेडीज सवारियां हैं तो बाथरूम बाथरूम में बिल्कुल कचरा है, उसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल कचरा, उसमें जाने लायक भी नहीं है बाथरूम में। ये हाल है बाथरूम का, अगर जाकर देख सकते हैं। अभी मैं गया था कुछ देर पहले, पूरा बुरा हाल है वहाँ का। लेडीज के लिए तो बड़ी दिक्कत है। दिक्कत का बहुत दिक्कत है। अभी तो मजबूरी में चल रहे हैं, ये फैमिली के साथ चल रहे हैं हम लोग सब। एसी में जहाँ किराया 3300-3500, तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ से बनाएंगे? जहाँ 5 जने जाने वाले हैं तो कहाँ से लाएंगे 10,000?
5 लोगों का एसी हैं? करेंगे। तो फिर हम चले जाएंगे एक जने एसी में, फिर हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो ये कितने घंटे का सफर है जहाँ जा रही हैं आप? 22-24 घंटे लग जाते हैं। ये कैसे 24 घंटे का सफर कैसे तय होगा? कैसे होगा? जैसे हो जाए, जाना ही तो है। मजबूरी है। क्यों? भीड़ वैसे दीपावली दुर्गा पूजा का दिन ऐसा त्यौहार में इतना भीड़ हो रहा है, जनरल टिकट लेने के कारण बावजूद नहीं जा पा रहे। जो बाकी जो कार्रवाई कानूनी है उनकी भुगतान हम करेंगे। नहीं तो ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा ना पैसा आपका। क्या कर सकते हैं सर जी, कुछ कर सकते हैं। आदमी जान बचे तो लाखों कमाए। इस समय ना वैशाली में बहुत भीड़ है। मैं परसों ही आई थी बाई नाइट को, इतना खिड़कियों में चढ़ा रहे थे, नॉर्मल और जनरल सारा भरा हुआ था। मतलब आप जो ऊपर बैठने वाला आपका इतना खाली है ना, उसमें एक ही सीट पर 12-12 लोग जा रहे थे। आप खुद लगा लीजिए कितना होगा। ये है हाल। अब आप सोचिए कि ये स्लीपर का डिब्बा है, जनरल का नहीं है, और स्लीपर के डिब्बे में तमाम सारी महिलाएं हैं। 10 से 12 घंटे का सफ़र है। लेकिन आप देखिए, अगर वॉशरूम की हालत दिखाऊं तो यहाँ पर किसी को अगर वॉशरूम जाना हो तो बहुत ज़्यादा उसके लिए दिक्कत है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं। और रेलवे का प्रशासन भी क्या करे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो टिकट बुक अंतिम समय पर करवाते हैं और उसकी वजह से उनको मिल नहीं पाता है। त्यौहार है, घर भी जाना है, तो इसी की वजह से लास्ट मोमेंट पर जो लोग जो है वो सफ़र करते हैं, वो आप देखिए कि इस तरीके से यहाँ पर। तो हमारे सहयोगी रविश रंजन इससे पहले गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पर जब मौजूद थे, वहाँ से जाने वाली ट्रेन का हाल देखा, खासकर जनरल बोगी में क्या हाल था, ये देखिए। ये गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन है और ये जो ट्रेन है ये श्रमजीवी एक्सप्रेस है। और भीड़ इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि त्यौहार का मौसम है, पहले दीपावली और उसके बाद में छठ है। तो यही वजह है कि आप देखिए कि तमाम सारे जो लोग हैं वो इस जनरल डिब्बे में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम भी जनरल डिब्बे में घुसने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर सफल नहीं हो पाए। ये आप देखिए, ये इस तरीके से जनरल में बिल्कुल जगह नहीं है। जनरल में बिल्कुल भी जगह नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी जगह नहीं है। अच्छा, एक बार देख लो ना आप। हाँ, आप देख लो खुद ही। और वॉशरूम किसी की लग गई देखिए पता क्या होगा। कि ये कहाँ जाना है? शाहजहानपुर। शाहजहांपुर। तो टिकट क्यों नहीं लिए? पहले क्यों नहीं टिकट लिए? टिकट पहले ले तो लीजिए। ये आप देख सकते हैं, ये जनरल डिब्बे में घुसने की जद्दोजहद है और तमाम सारे लोगों की वो, ये देखिए पुलिस भी लगाई गई है। हालांकि व्यवस्थाओं को ठीक करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो तमाम यहाँ पर, अब ये देखिए ये दरवाजा ही बंद कर लिया है, तो इसके वजह से ये भीड़ ज़्यादा है क्या? बहुत भीड़ है। तो ये क्यों इतनी भीड़ है जनरल में? ये पर्व के लेके जा रहे हैं। नहीं, डिब्बा क्या, डिब्बा 2 ही हैं। ये देखिए माता जी अंदर, ये माता जी 8 घंटे का सफ़र ऐसे ही। तो ये कई सारी विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है सरकार ने, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि लगातार यहाँ पर इस तरीके से जो भीड़ है वो है। इसमें तमाम, क्या हुआ? जगह ही नहीं मिल रही है जाने के लिए, करें क्या? और जाना जरूरी है। जाना जरूरी है। चाचा खत्म हो चुके हैं। चाचा खत्म हो गए? हाँ। तो किसी और ट्रेन को देख लीजिए, मैं विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं। अब इस समय कौन सी ट्रेन, कोई भी तो नहीं है इस समय। इसके बाद स्लीपर के लिए पैसा नहीं है, टिकट लिया था केवल। टिकट लिया था। हाँ। और क्या? ये देखिए, ये जनरल डिब्बे में घुसने की जद्दोजहद, अफरा तफरी का माहौल। पुलिस हालांकि लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद गाज़ियाबाद जैसे रेलवे स्टेशन पर आप देखिए कि लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ रही है। ख़ास तौर पर अगर आप ऐसे डिब्बे में घुस गए और महिलाएं हैं तो आप देखिए कि आप वॉशरूम तक नहीं जा सकते, जबकि ये जो श्रमजीवी एक्सप्रेस है ये तकरीबन 15 से 20 घंटे ये लगाती है पहुंचने में। इस तरीके से आप देखिए कि लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हालात हैं। विशेष ट्रेनें ज़रूर चलाई गई हैं, लेकिन जिस तरीके की भीड़ है उस हिसाब से अभी भी कहीं ना कहीं प्रबंध नहीं हो पाया है, और यही वजह है कि भयानक जो है वो भीड़ और परेशानी का सामना कर रहे हैं। गाज़ियाबाद से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।
और दिल्ली के बाद आइए सीधे हम चलते हैं मुंबई में हाल ही में बांद्रा टर्मिनस पर भगदड़ मच गई थी। इसके बाद रेलवे ने कई कदम उठाए। आपको मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूजा के लिए यात्रियों को दिक्कत ना हो इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। स्टेशन के बाहर और अंदर बैठने की व्यवस्था की बात कही जा रही है। सुरक्षा के इंतजाम भी कहे जा रहे हैं। तो हमारे सहयोगी पारस दामा दे रहे हैं और जानकारी। बीते रविवार बांद्रा से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन में चढ़ते समय भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 9 लोग घायल हो गए और घायल होने के बाद रेलवे ने कुछ कड़े नियम फिर से बना दिए हैं। ऐसे में 8 तारीख तक महाराष्ट्र के प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट अब नहीं मिलेगी। इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण है कि प्लेटफॉर्म पर भीड़ ना हो और जो हादसा बांद्रा में हुआ वैसा हादसा फिर ना हो। एहतियात तौर पर अब रेलवेज की तरफ से एक और महत्वपूर्ण चीज़ की जा रही है। महाराष्ट्र के प्रमुख स्टेशनों पर तैयारियां की जा रही हैं जिससे भगदड़ की जो हालात हैं वो वापस ना हो। मुंबई का लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स, ये वो टर्मिनल्स हैं जहां से हर रोज़ 20 के आसपास ट्रेन्स जो हैं वो यूपी बिहार जाती हैं और जब त्योहारों का सीज़न होता है उस समय ये संख्या बढ़कर 25 हो जाती है, जिसमें रिजर्व ट्रेन्स भी होती हैं और अनरिजर्व ट्रेन भी होती हैं। हालांकि फेस्टिवल का सीज़न है, त्योहारों का सीज़न है, तो लोगों जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके मद्देनज़र अब जो है लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स पर पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। यहाँ पर एक पैसेंजर हेल्प डेस्क बनाया गया है। इस हेल्प डेस्क पर आके लोग अपनी ट्रेन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्या कुछ है, ट्रेन कितनी देरी से चल रही है, क्या कुछ है, वो सारी जानकारी के लिए यहाँ आरपीएफ के जवानों को बिठाया गया है। वहीं अगर बात करें ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो और टिकट काउंटर पे भीड़ ना हो, इसी के लिए कंपाउंड के बाहर ही एक टिकट काउंटर बनाया गया है जहाँ पर एक अधिकारी को बिठाया गया है और जो अनरिजर्व्ड हैं, जो जनरल बोगी में ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए यहीं से टिकट मिलती है जिससे लोगों को भीड़ का सामना ना करना पड़े। जैसे ही स्टेशन में आप एंट्री करते हैं तो यहाँ भी लोगों के बैठने की व्यवस्था पुख्ता तौर पे की गई है जिससे भीड़ ना हो। ये पूरा लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स है। अंदर से अगर आप देखें तो यहाँ पर भी बैठने की व्यवस्था की गई है, लोगों को दिक्कत ना हो और भगदड़ जैसी जो स्थिति है वो फिर से उत्पन्न ना हो, इसके लिए सारे पुख्ता इंतजाम जो है वो सेंट्रल रेलवे द्वारा किए गए हैं। जब से बांद्रा का हादसा हुआ है उसके बाद और भी चौकन्ना तरीके से लोगों की सुविधा पे काम किया जा रहा है और जो भी लोग गांव जा रहे हैं त्योहारों के लिए उनका पूर्ण तरीके से ध्यान दिया जा रहा है उन पे। मुंबई से कैमरामैन दिग्विजय के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश की बात में बात अब दिवाली पर पटाखों की। दिल्ली में हर साल की तरह इस बार पटाखों की पाबंदी है। किसी भी तरह के पटाखे बिक नहीं सकते, लेकिन ये देखा जा रहा है कि बाज़ारों में पटाखों की दुकानें लगी हुई हैं। ये दिल्ली के मशहूर सदर बाज़ार की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरह सड़क किनारे दुकानें लगाई हुई हैं। हमारी टीम जब पहुंची तो ये सब अपने डिब्बे लेकर निकलने लगे थे। तो हमारे सहयोगी अतुल रंजन ने दिल्ली के सदर बाजार में पटाखों पर बैन की असलियत जानने की कोशिश की। देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली के फेमस सदर बाजार में हम इस वक्त जहां पटाखों पर इस बार भी दिल्ली में बैन लगा हुआ है, लेकिन अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से धड़ल्ले से जो है यहाँ पर जो है पटाखे बेचे जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर तस्वीरें, आप देखिए किस तरह से जो है ये मोटे मोटे बम वगैरह रखे जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर एक मिनट दिखाइए भाई साहब, एक मिनट दिखाइए यहाँ पर। यहाँ देखिए आप, ये देखिए ये जो है काफ़ी प्रदूषण करने वाले पटाखे हैं। आप बम देखिए, ये देखिए, आप देखिए महंगे बम आप देख सकते हैं। इतने भारी भरकम आप बम देखिए यहाँ पर जो है वो किस तरह से रखे जा रहे हैं। और हमारे आने के बाद आप देखिए किस तरह से जो है भाई साहब आप ये बताइए, ये तो इस पे तो बैन लगा हुआ है ना? हम बता रहे हैं ना, दिखाइए एक मिनट, दिखाइए एक मिनट, दिखाइए, हम बता रहे हैं ना, इसको जाने दीजिए। यहाँ आप देखिए कि किस तरह से जो है पटाखे लगाए जा रहे हैं। आप देखिए पटाखों पर बैन है, लेकिन खुलेआम जो आपने देखा कि किस तरह से जो है वो बम जो है बेचे जा रहे हैं। आप ये देखिए, ये आप देखिए, एक मिनट में भाई साहब दिखाइए, एक मिनट दिखाइए। हमारे आने के बाद जो है तुरंत जो है यहाँ पे जो है आप देखिए कि धंधा जो है इनका बंद कर दिया गया है।
लेकिन आप देखिए कि बैन होने के बावजूद आपने देखा किस तरह से खुलेआम जो है यहाँ पे बाजार जो है एकदम पूरी तरह से सजा हुआ था। कस्टमर्स जो है वो चारों तरफ से भरे पड़े थे वहाँ पे। लेकिन आप देखिए किस तरह से जो तुरंत हमारे आने के बाद जो है तुरंत जो है दुकान को बंद करके जो है लोग यहाँ से चले जा रहे हैं। पटाखों पर बैन है यहाँ पर, लेकिन फिर भी देखिए किस तरह से खुलेआम, आप देखिए एकदम सड़क के किनारे पर एकदम खुलेआम जो है पटाखे बेचे जा रहे थे। और अभी आप हमारे आने के बाद आप जैसा कि देख रहे हैं अपना जो है दुकान समेट कर लोग जो है यहाँ से जो भी दुकानदार है वो निकल रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि ये बैन 2017 में ही पटाखों पर बैन लगा दिया था दिल्ली में। 2020 में जो ग्रीन पटाखे थे वो उन पर भी बैन लगा दिया। यानी सालों से जो है कहीं ना कहीं जो है दिल्ली में जो है पटाखों पर बैन है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि हर साल दिवाली के बाद जो है दिल्ली की आबो हवा जो है अगली सुबह काफ़ी ख़राब हो जाती है। और उसकी वजह जो है कहीं ना कहीं ये जो पटाखे हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। दिल्ली के सदर बाजार से कैमरा पर्सन पवन के साथ अतुल रंजन, NDTV इंडिया। और एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे जम्मू कश्मीर अखनूर में किस तरह से 24 घंटे मुठभेड़ चली जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए। और बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अखनूर की, जहां करीब 24 घंटे लंबी चली मुठभेड़ के बाद 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। सोमवार सुबह आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर हमला किया था। इसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू की थी। सोमवार को आतंकी गोलीबारी में सेना का एक डॉग फैंटम शहीद भी हो गया था। आतंकी फायरिंग के बाद जंगल की ओर भाग गए थे। आतंकियों से निपटने के लिए सेना ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया। NSG कमांडोज और BMP गाड़ियां उतारी गईं। मारे गए आतंकवादियों के पास बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए थे। और इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी। 27 घंटों तक चलने वाला अखनूर जम्मू में इनकाउंटर ख़त्म हो चुका है। 3 मिलिटेंटों को सेना ने वहां मार गिराया है। ये तीनों आतंकी कहा जाता है पाकिस्तान से आए थे। कल सवेरे उन्होंने एक आर्मी कॉन्वॉय पे हमला करने की कोशिश की, उस पर फायरिंग की, लेकिन पलट जवाब जब आर्मी ने किया, मिलिटेंटों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके वो पीछे पड़े और उनका गिराव किया। और इस ऑपरेशन में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी हिस्सा लिया, NSG भी थे। और पहली बार देख रहे हैं जो कभी देखने में नहीं मिलता है कि एक एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन के दौरान सेना का जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल जिसके उर्फा में टैंक कहा जाता है BMP-2, उसका भी इस्तेमाल किया गया। एहतियाती तौर पे ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा था, हेलीकॉप्टर से सर्वेलेंस हो रही थी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ इनकाउंटर्स होते थे, अटैक होते थे, तो मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब होते थे। क्योंकि जितने भी ज़्यादा अटैक हुए थे वो माउंटेन्स और जंगलों में हो रहे थे। और जो मिलिटेंट या आतंकी पाकिस्तान से आ रहे हैं ये माउंटेन वारफेयर या जंगल वारफेयर में काफ़ी माहिर लग रहे हैं। लेकिन जिस तरह से फ़ौज ने कल से फिर पुलिस में भी उसमें जुट गई, पैरामिलिट्री फोर्स भी उसमें जुट गई, तो कुल मिला के 27 घंटे तक चलने वाला ये जीवनी मुठभेड़ ख़त्म हुई। और तीनों जो इसमें मिलिटेंट थे, जो इन्वॉल्व थे इस अटैक में, जो आर्मी कॉन्वॉय पे, उन तीनों को मार गिराया गया है। अब बात सीट की सियासत की। आज हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट। इस सुरक्षित सीट पर इस बार क्या माहौल है, कौन कौन मैदान में है, क्या है चुनावी समीकरण और जनता इस उपचुनाव को लेकर क्या सोचती है, देखिए हमारे सहयोगी रणवीर सिंह की ये स्पेशल रिपोर्ट। तालों के लिए देश दुनिया में मशहूर है अलीगढ़। इस अलीगढ़ की एक विधानसभा सीट है खैर सीट इस बार किसकी किस्मत का ताला खोलेगी और किसकी किस्मत की चाबी अटक जाएगी, ये 13 नवंबर को तय होने वाला है। जी हाँ, किस्मत का ताला खोलने के लिए खैर विधानसभा सीट पर जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है।
बीते 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के अनूप वाल्मीकि प्रधान यहां से चुनाव जीत रहे थे, लेकिन इस बार हाथरस लोकसभा सीट से उनके चुनाव जीतने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया और खैर सीट पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। यूँ तो यहाँ से समाजवादी पार्टी का खाता आज तक नहीं खुला, लेकिन जो दांव समाजवादी पार्टी ने इस बार चला है उसकी चर्चा खूब हो रही है। चर्चा क्यों हो रही है, ये जानने से पहले जान लेते हैं कि आखिर खैर सीट पर इस बार दावेदार कौन कौन है। इस सीट पर कुल 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। बीजेपी ने पूर्व सांसद राजवीर सिंह दिलेर के बेटे सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीएसपी और कांग्रेस में रह चुकी चारू कैन को उम्मीदवार घोषित किया है। बीएसपी से पहल सिंह को मैदान में उतारा गया है। वहीं आजाद समाज पार्टी से नितिन कुमार चोटेल और निर्दलीय के तौर पे भूपेंद्र कुमार धनगर और विपिन कुमार मैदान में हैं। भाजपा परिवार का एक सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सबका साथ सबका विकास। उसी आधार पे मैं अपना ये मुद्दों को लेकर भाजपा जनता के बीच में जाऊंगा। फाइट मैं किसी से नहीं मार रहा हूँ, मैं अपना एक प्रयास कर रहा हूँ। जनता जनार्दन आदेश देगी, जो देगी मैं उसको स्वीकार करूँ। बरसात में खैर क्षेत्रवासियों के जाम ना लगे, वहाँ पर खैर में रोज और जटारी में रोज लगने वाले जामों से लोगों को राहत मिले, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। सड़कें बनवाना, विद्यालय बनवाना, जो स्वास्थ्य संबंधी मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मेरे को खैर उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है। मैं अपनी धन मन धन से पूरी कोशिश से अपनी पार्टी के लिए पूरा प्रयास करूँगा। खैर की लड़ाई समझने के लिए यहाँ का जातीय समीकरण समझना भी बेहद जरूरी है। खैर में मतदाताओं की संख्या 4,04,000 के आसपास है। इनमें 1.25 लाख के करीब जाट वोटर हैं, जो जीत और हार में बड़े फैक्टर माने जाते हैं। इसके अलावा 90,000 के करीब ब्राह्मण, दलित 50,000, मुस्लिम आबादी लगभग 40,000 और वैश्य लगभग 25,000 है। बाकी दूसरी जातियों के मिले जुले वोट हैं। समाजवादी पार्टी भले ही जाटलैंड कही जाने वाली खैर सीट पर आज तक अपना खाता नहीं खोल पाई हो, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाली चारू कैन को टिकट देकर समाजवादी पार्टी ने एक तीर से 3 निशाने साधने की कोशिश की है। चारू कैन महिला हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से आती हैं और उनके पति जाट बिरादरी के हैं, यानी कि दलित, महिला और जाट तीनों कार्ड खेल करके समाजवादी पार्टी ने बीजेपी का खेल खराब करने की कोशिश की है। चारू कैन 2022 में बीएसपी के टिकट पर खैर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन वो दूसरे नंबर पर रहीं और इस बार जैसे ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, चारू कैन कांग्रेस में चली गई और जब कांग्रेस ने चुनाव ना लड़ने का फैसला किया तो अचानक वो समाजवादी पार्टी में आए और उन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट देकर प्रत्याशी बना दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी दिलेर परिवार की तीसरी पीढ़ी से सुरेंद्र जैन को टिकट देकर के अपनी दावेदारी मजबूती से पेश करने की कोशिश की है। यहाँ पर जो सुरेंद्र दिलेर को भाजपा का प्रत्याशी बनाया है तो इसका भाजपा को लाभ मिलना निश्चित ही है और दूसरा यह है कि यहाँ पर जो खैर विधानसभा सीट है वो जाट और ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, तो यहाँ पर पिछले 2-3 बार से जो देखा जा रहा है कि वो भाजपा भारी मतों से हमेशा जीतती आई है, इसलिए भाजपा का पक्ष मजबूत लग रहा है। दूसरा ये है कि सपा का यहाँ पर खैर में कोई परंपरागत वोट नहीं है, सिर्फ सपा मुस्लिम वोटों पर और पीडीए के उस पर चल रही है, तो सपा कितना पीडीए वाला कर सकती है ये मतलब वहाँ पर मतलब जब चुनाव में मतदान होगा या जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद ही पता लग सकेगा। खैर की जनता से जब हमने उनके मुद्दे पूछे तो जवाब कुछ इस तरह मिला। फाइट चारू कैन और बीजेपी के बीच में रहेगी। चारू कैन मजबूत प्रत्याशी है सब में। अब तो सुरेंद्र दिलेर जी वोट देंगे कमले मोदी योगी के नेतृत्व में देश की तरक्की कर रहा है। आगामी उपचुनाव है, ये उपचुनाव में यहाँ की जनता बीजेपी को ही लाइक कर रही है। हमारे खैर विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास नहीं है, जो कि विधायक 2 बार बीजेपी के रहे, क्योंकि आज की डेट में सांसद हाथरस हैं अनूप प्रधान। आगामी चुनाव में किसे देखना चाहिए? बीजेपी। जाटों का गढ़ कही जाने वाली खैर सुरक्षित सीट पर इस बार बीजेपी अपनी जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपनी पहली जीत की आस में बैठी है। और बात करें बीएसपी की तो 22 साल पहले बीएसपी इस सीट पर जीती थी और इस बार इतिहास को दोहराने की कोशिश में लगी है। हालांकि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जनता को ही तय करना है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है।
अलीगढ़ से अपने सहयोगी मोहम्मद अदनान और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने आज 30 सितंबर 2024 तक के शानदार तिमाही और छमाही नतीजों का ऐलान किया है। AEL ने अब तक के सबसे अधिक 8,654 करोड़ की छमाही एबिटा दर्ज की। इसमें अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इकोसिस्टम्स और एयरपोर्ट्स के शानदार प्रदर्शन की अहम भूमिका रही है। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का राजस्व 14% की बढ़त के साथ 49,263 करोड़ रुपए हो गया। इसका एबिटा 47% बढ़कर 8,654 करोड़ रुपए हुआ। टैक्स से पहले के मुनाफे या PBT में 137% की बढ़त आई और वो 4,644 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। उभरते कोर इंफ्रा कारोबार का एबिटा 85% की बढ़त के साथ 5,233 करोड़ पहुंचा। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट या QIP के जरिए 4,200 करोड़ रुपए जमा किए। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और सहयोगी कंपनियों ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या NCDs जारी करके 3,874 करोड़ रुपए जमा किए। इसके अलावा अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड के नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहले IAF विमान का स्वागत हुआ। इस तिमाही में 6 नए हवाई मार्ग जुड़े, 6 नए एयरलाइंस जुड़ी और 13 नई उड़ानें जुड़ी हैं। Ladies and gentlemen, thank you for joining us today for the quarterly and half-yearly results for 30th September 24 of Adani Enterprises, the flagship company of Adani Group and one of India's largest incubator focusing on building utility and infrastructure assets. AEL's incubation portfolio includes 4 emerging infra businesses: Adani New Industries with its green hydrogen ecosystem, data centers, airports and roads. I am pleased to report that AEL has achieved the highest half-yearly EBITDA, boosted by the consistently increasing contribution from these emerging infra businesses. In the first half of 25, we saw consolidated EBITDA increase by 47% to rupees 8,654 crore. Consolidated profit before tax increased by 137% to rupees 4,644 crores, and consolidated income was up 14% to rupees 49,263 crore. As we pursue a high growth trajectory, we remain committed to financial discipline. As on 30th September 2024, our net debt to EBITDA stood at 2x. We became the first private infrastructure operator in India to be rated AAA by 4 domestic rating agencies. And finally, we pursue growth hand in hand with sustainability.